नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयदीप एसएसटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमने जो चैप्टर लिया है बेटा, वो 10th बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज जो चैप्टर का नाम है वो है भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। इसको आज प्रारंभ करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए देखेगा किन किन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन प्रमुख बिंदुओं पर कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, इस पे पहले नजर डाल लेते हैं। तो देखिएगा कि विषय प्रवेश में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर के 1918, ये प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे और महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखिएगा सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार किस प्रकार से आया महात्मा गांधी जी ने, और सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सभी लोग चैनल वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट जुड़ जाइएगा। तो सभी लोग लाइक, सबसे पहले आप चैनल पे आइएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही कि नहीं आ रही, वो सारी बातें हो रही कि नहीं हो रही बेटा। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। इसके बारे में क्यों किया गया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, कहीं पर भी हिलना नहीं, छोड़कर 20 क्लास में इसके मत करना, पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। और बहुत ही बोर्ड के एग्जाम के 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बेटा। ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में नहीं, बल्कि ये कंपटीशन एग्जाम में भी, हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो भी बच्चे देखेंगे वीडियो, तो वो बहुत ही कायदे से शालीनता के साथ बैठ करके सारी बातों को सुनेंगे और मुख्य मुख्य बातों को नोट डाउन भी करते चलेंगे। उसके बाद आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, किस प्रकार से धाराएं अलग अलग लोगों के विचार से, किस तरीके से अलग अलग लोगों ने काम किए। फिर शहरों में आंदोलन किस प्रकार से हुआ आजादी को लेकर के, बगानों में स्वराज के लेकर के किस प्रकार आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया है, क्यों चलाया। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी, सामूहिक अपनेपन का भाव क्या है। रॉयल एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, असहयोग ही क्यों, इसके बारे में जानेंगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस प्रकार से हुए, इसके बारे में जानेंगे। लोगों में आंदोलन कैसे किया, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, और बताइए सभी लोग, सब लोग बस मस्त है, खुश है? हाँ, सभी लोग ये देखिएगा, सुना है तेरा, देखिए, हाँ, का मसाला तमाम है वो का नाम, चाय। तो देखिएगा कि विषय प्रवेश में हम लोग, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा। जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आई, समझ रहे हो, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, उसके बाद में किस तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों ने तोड़ करके उसमें दोनों भाइयों के बीच में, यानी हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों भाइयों की, सिख हो या हिंदू हो, इन सभी में आपस में द्वेष की भावना रखना और राजाओं को, एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा करके हैं, इस तरीके से फूट डाल करके राज्य करने की जो इन्होंने नीति रखी थी, तो उसी का खामियाजा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। तो वही स्थिति आज भी कहीं न कहीं बनती हुई दिख जाती है। कभी-कभी लगता है कि आज भी लोग वही मानसिकता के लोग हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम। अगर जो व्यक्ति देश से बेटा प्रेम नहीं करता है, तो वो फिर बाद में किसी न किसी के हाथों का कठपुतली बनेगा, गुलाम बन जाता। तो राष्ट्र की भाषा परिवर्तन की भाषा है, कि परिवर्तन चाहता है राष्ट्र।
इसमें एक समाज की इच्छा निहित होती है। ऐसे समाज में निर्माण के लिए औपनिवेशिक शासन को पूर्णतः समाप्त करने की अनिवार्यता होती है। कोई हम पर शासन करे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई हम पर शासन करे बेटा, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हमें किसी दूसरे की, कोई भी हम पर, दूसरा देश हम पर शासन करे, ये नहीं होना चाहिए। तो लोक राष्ट्र की ऐसी इच्छाओं और अनिवार्यता की अभिव्यक्ति यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कहाँ होता है? तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में जो 1789 की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789, 14 जुलाई, यानी कि 5 मई को प्रारंभ हो जाती है। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है? यानी कि 14 जुलाई जुलाई 1789 बेटा, 1789 को बास्टिल के किले को क्या कर दिया जाता है? ध्वस्त कर दिया जाता है। जैसा कि आज देख रहे हो कि आज 2 दिन से नेपाल में किस तरीके से हालत खराब हो रखे हैं। वहां की पब्लिक ने नेताओं को दौड़ा दौड़ा के चौराहों पर यानी सड़कों पर मारा। ठीक, पूरी तरीके से वहां पर जो लोकतंत्र था वो ध्वस्त हो चुका है? अपनी जान बचा बचा करके तो लोग भाग रहे हैं वहां से। तो ये देखिएगा कि इसका प्रभाव लोगों की स्वयं को समझने और अपनी पहचान के बारे में जो भावना थी उसमें परिवर्तन हुआ कि लोगों की, देखो, देश से ही लोगों की क्या होती है बेटा? पहचान होती है। जब देश ही नहीं रहेगा तो आपका क्या वजूद रहेगा? आप किस तरीके, किस खेत की मूली हैं? जब तक आप हैं, यानी देश है, तो आप क्या बताओगे कि हम कहाँ के निवासी? अगर देश ही नहीं बचेगा तो आपका क्या वजूद रहेगा? तो जैसा कि 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में यूरोप में देख चुके हैं, वे कौन हैं? अपनी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, इसकी यह भावना बदल गई है। इसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों में और नए गीतों और विचारों में नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों को सीमाओं की ओर परिभाषित कर दिया गया। ज्यादातर देशों में कई राष्ट्रीय पहचानों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में, आइए अध्ययन करें कि हमारे देश में चेतना और भावना किस प्रकार। देखो, राष्ट्र चिन्ह बहुत सारे होते हैं। राष्ट्र गीत, जैसे हम लोग वंदे मातरम गाते हैं, राष्ट्रगान, तिरंगा, ये सब हमें हमारे देश का, हमारे वजूद को पहचान दिलाते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए राष्ट्र के लिए। ठीक, अन्य उपनिवेशों की भांति भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की परिघटना उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन से जुड़ी है। औपनिवेशिक शासन में अन्याय और शोषण से भारतीयों को लंबे आंदोलन की एकता के सूत्र में बांधा। जैसे ही उपनिवेश यानी अंग्रेजों ने हम पर निवेश किया, हम पर शासन किया, तो हम लोग तंग आकर के शोषण, इतना शोषण किया, देखो अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर इतना अनाप शनाप शोषण किया कि ये समझो जीना मुश्किल कर रखा था। जीना मुश्किल कर रखा था। तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए हमको क्या करना था कि राष्ट्र की एकता में, एकता के सूत्र में हमें बंधना था। जब तक हम एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, एक नहीं होंगे, सारे नागरिक भारत के एक नहीं होंगे, एक स्वर में काम नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेजों से हमें आजादी नहीं मिल सकती है। ये बात भारतीय अच्छी तरीके से समझ गए थे और उनको समझाने का काम भारत के महान क्रांतिकारियों ने, महान दार्शनिकों ने, महात्माओं ने इन सारी चीजों को हम लोगों को बताया, समझाया। जैसे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकत्र करके विशाल आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर सहयोग किया। तो देखो, परंतु इसकी एकता के टकराव के बिंदु में नहीं था। आप पिछली कक्षाओं में पुस्तकों पे आरंभिक राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ चुके हैं। हम आपने 20वीं शताब्दी से पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप चलिएगा, अध्ययन करिएगा आगे। क्या हम लोग अध्ययन करेंगे? तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में समझेंगे। नींद खुल गई? चल, हाँ, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, फटाफट फटाफट करते रहिएगा, इससे पता चले कि हाँ। इसमें देखिएगा कोई है, तुम लोगों में से कोई है कि नहीं है इतनी भीड़ में?
प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में समझ लीजिए कि देखो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है, तो हमने बताया आपको 1914 से लेकर के समापन इसका कब होता है, 1918। ठीक, तो 1919 के बाद वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन भारत के नए क्षेत्रों तक फैल चुका था। इसमें नए सामाजिक समूह जुड़कर के संघर्ष की नई नई पद्धतियां अपना रहे थे, नए नए तरीके अपना रहे थे। इन सबका कालांतर में एक क्या हुआ, भारत इन बदलाव का प्रभाव कैसे पड़ा, हम इस अध्याय में इन सबका अध्ययन करेंगे। तो करिएगा भैया अध्ययन। ये प्रथम विश्व युद्ध पूरा विश्व जल उठा था, इसके कारण नवीन राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां बनी। जन धन और संसाधनों के विनाश से लोगों को युद्ध, व्यय तथा कर्जों को बढ़ा दिया था। भाई युद्ध होगा तो वहां पर कोई प्रसाद थोड़ा ना बटेगा भैया, मार काट होगी है, सारे संसाधन नष्ट होंगे, तुम उसके संसाधन नष्ट कर दोगे, वो तुम्हारे देश का संसाधन नष्ट कर देगा, है बहुत सारा नुकसान हुआ, आर्थिक सामाजिक यानी सभी प्रकार के जन मन धन सभी का नुकसान होता है। अब उसकी भरपाई किस तरह, भाई भरपाई होगी तो फिर एक ना एक कोई ना कोई देश कर्ज में डूबेगा। तो देखिएगा कि युद्ध व्यय की भरपाई करने के लिए कर बढ़ाएंगे, भाई कर तो बढ़ाना पड़ेगा, जब तक कर नहीं बढ़ाओगे तब तक फिर कैसे चलेगा। तो कोई देश अपना टैक्स बढ़ाने में लगा हुआ था। सीमा शुल्क में वृद्धि की, आयकर प्रारंभ कर दिया गया। 1913 से लेकर 1918 की वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। भाई महंगाई इतनी बड़ी हो बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा हो गई, इतनी क्या कह रहे, हाँ, नींद वाली दवाई। तो देखिएगा कि इतनी भयंकर तरीके से महंगाई बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो 1913 से लेकर 1918 तक वस्तुओं की कीमत दोगुनी हो चुकी थी। बढ़ती महंगाई से लोग क्या थे, परेशान थे। क्या था भाई, जनमानस त्रस्त था। हाँ, बहुत बहुत चाय भैया लाजवाब आते ये हमें बुढ़े देते हैं, बड़ा होती है। जनमानस त्रस्त हो चुका था भैया, जनमानस सभी लोग वहां परेशान थे। सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए गांव में सैनिकों को जबरन भर्ती कर प्रारंभ कर दी थी। आजकल तो भाई टेस्ट निकालो, फिजिकल निकालो, ये सारे काम कर डालो, जुगाड़ पानी सबका डालो, तब जाकर के कहीं जुगाड़ लगती थी। अब देखो है जब, हाँ लास्ट में मरीज में हो, है फिजिकल दो मेडिकल दो, इतने सारे झंझट करना पड़ता है। और जबरन अगर तुम ठीक ठाक थे तो बस जबरन तुम्हें सेना में भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, युवकों को बलपूर्वक सेना में भेजे जाने से गांव में क्रोध। देखो जहाँ अपने गार्जियन जो माँ बाप थे अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते थे सेना में, है वहां पर भी भड़क चुके थे लोग कि भैया हम नहीं भेजेंगे। 1919 और 1920 में देश में बहुत से क्षेत्रों में फसल नष्ट हो जाने से भुखमरी, फ्लू और महामारी फैल गई थी। भाई जब बीमारी फैली थी तो बहुत सारी भुखमरी थी, उसके साथ साथ फसलें जब नष्ट हो गई तो लोगों को खाने के लाले पड़ गए। 19, हाँ प्लेग, हाँ प्लेग की बीमारी बहुत तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से फैल गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्मिस और महामारी के कारण 120-150 लाख लोग मारे गए। हाँ बहुत लोग मरे, पूरा पूरा बता रहे शहर साफ हो गया, पूरा पूरा शहर साफ हो गया था। यहाँ हमारे पिताजी बताते थे कि एक मिट्टी लगाने जाते थे तो फिर जब तक वहां लगा के आते थे तब तक दूसरी घर गांव में दो तीन और तैयार हो जाती थी। उसके बाद फिर एक ऐसा आया कि दो चार दिन बाद ये ऐसा सिस्टम है कि लोग गांव में जलाने लगे हैं, वहां तक जाते नहीं थे, गंगा जी तक पहुंचाते नहीं थे। रास्ते में उनका भैया तब तक वो लोग चार लोग पांच लोग लेकर गए, दो चार लोग यहाँ पर और दूसरी मिट्टी तैयार करने में लगे पड़े। बहुत स्थितियां खराब थी है, बहुत जल्दी लोग खत्म हो रहे थे प्लेग की बीमारी से। तो ये 100 बताओ बहुत बड़ी भारी संख्या है, 120 से 150 लाख लोग मारे। कब की बात है, 1921, तभी इसे कहा जाता विभाजन वर्ष है, जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, लोग समझ रहे थे कि युद्ध समाप्त हो जाने पर इन्हें कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी अवधि में भारत के लोगों को गांधी के रूप में एक नया नेता मिला जिसमें
आंदोलन के नए ढंग से संचालित किया। भाई नए ढंग से क्या संचालित किया? हाँ, तो सत्याग्रह का विचार आया और सत्याग्रह का विचार इन्हें कहाँ से, ये जैसे एक इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने अपने विचार वहां पे दिए थे कि सत्याग्रह किया किया जाए। ठीक है भाई, कोई आदमी गलत है तो हम उसका साथ देना बंद कर दें। साथ देना बंद कर दे, नहीं कहते लोग कि सत्य की जीत है। अगर कोई काम है भाई, कोई आपसे कह रहा कि आप चलिए मेरे साथ में थोड़ा सा मेरी ये मदद कर दीजिएगा, आप बड़ा प्यार से कह दीजिए कि भैया हमें नहीं काम करना है, ठीक है आप चले जाइए, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, तो सत्य के लिए आग्रह करना भाई, अगर है सही तो आप बड़े प्यार से आप उससे कह सकते हैं। ये नहीं कि बल्कि अगर कोई काम करने के लिए आए, आपसे कहे ये काम करना है, आप वहां चलिएगा, तो आप उसे मारने पीटने लगो। अहिंसा के हिंसा के तो बिल्कुल वो समर्थक नहीं थे, अहिंसा के वो पुजारी थे। मगर एक बार बेटा अहिंसा वाला भी हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने भी कह दिया था भैया डू एंड डाई, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा देने वाले भी कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो देखो एक नए तरीके से देश को आजाद कराने के लिए एक आंदोलन, नया तरीके से संचार करने के लिए एक नया नेता मिल गया जिसका नाम था महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी चूंकि 1915 में बेटा कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। उन्होंने बहुत सारे अपने प्रयोग वहां पर किए, यही सत्याग्रह वाले, और वहां पर उनके सफल हुए। जब सफल हुए तो वही आकर के 1915 में आकर के उन्होंने साबरमती आश्रम में, उस समय 1915 में भी प्लेग की बीमारी चल रही थी, कोई लोग किराए पर इन्हें रहने के लिए भी नहीं देते थे। तो उन्होंने क्या किया, साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बना लिया और उस आश्रम में अपने रहने लगे। हम्म, अकेले अकेले अकेले, हाँ ये अकेले अकेले। आ जाओ भाई तुम लोग भी, हाँ, आप लोग भी आ जाओ भाई, चाय पी लो आप। तो देखो सत्याग्रह का विचार, हम महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह का विचार कब आया भैया? है, लोग महात्मा गांधी जी के बारे में तरह तरह के विचार रखते हैं, ठीक है, मगर एक आदमी, ये नहीं लोगों को समझ में आता है। आज आदमी क्या करता है कि गांव के प्रधान के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है बात करने की, है, और वो व्यक्ति लॉर्ड इरविन कैनिंग, बहुत बड़े बड़े जो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन, उनके सामने सीना ठोक के बात करता था। आप लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ये किया और महात्मा गांधी जी ने वो किया। देखिएगा कि उनका विचार कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 9 जनवरी को वापस आए थे। इसी वजह से क्या मनाया जाता? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता। हाँ, प्रवासी दिवस मनाया जाता। भारत लौटे थे, साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के नए विचार से नस्ल भेदी सरकार को झुकाने में विवश कर दिया। देखो बताओ, डरबन शहर में उनको उतार के फेंक दिया था कि भाई तुम करिया हो, हम गोरे हैं, तुम वही में कैसे बैठ गए था? है, है, सोए था सोच के बीच में। अब बताओ, उसने बढ़िया से टिकट ली भैया महात्मा गांधी जी ने, और उन्हें निकाल के कह दिया, उतार दिया, फेंक दिया उनका तीन तमड़ा सब, कह हटाओ इसी को ले जाओ। और जब उन्हें उतार के अलग कर दिया है, तब उनके दिमाग में आया, देखो उसी शहर में उनकी स्टेचू बनी है। अब आपको बताते जानकारी के लिए, 80 देशों में महात्मा गांधी की स्टेचू बनी हुई। हाँ, तो देखिए सत्याग्रह के असत्य सत्य, आशय क्या था? सत्य की सत्य की शक्ति पर बल देना तथा सत्य की खोज पर बल देने से लगाया जाता है। प्रतिरोध प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही मात्र अहिंसा के सारे संघर्ष में सफल हो जाता था। सत्याग्रही मात्र दमनकारी शत्रुओं को ही नहीं, वरन सभी लोगों को अहिंसात्मक ढंग से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए विवश कर देता था। अंततः सत्य विजयी होता था। आज भी लोग कहते हैं सत्य की विजय होती है, कितना भी लोग परेशान हो जाए मगर अंततः क्या होगा? सत्य की जीत ही होती है। गांधी जी ने यह विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों के एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो सकता। उनका मानना था कि सक्षम एकता के सूत्र में, अगर सत्याग्रह के सत्य के माध्यम से, अहिंसात्मक माध्यम से हम लोग देश को आजाद कराने में या नए आंदोलन को खड़ा करने में अगर हमको लगता है कि ये सब हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिएगा कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी का विचार क्या है। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार है, यानी कि
निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार है। अगर आप किसी के बारे में अगर कहावत होती है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे है गाल तो दूसरा गाल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, सभी लोग इससे इत्तेफाक नहीं होंगे, मगर बहुत से लोग ऐसे होंगे कहेंगे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, समझे। महात्मा गांधी जी का भाई अगर आदमी शर्म लगेगा तो वो तुरंत कहेगा यार आदमी ने आप यानी कि अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं या आप उसे अस्वीकार करते हैं, अगर कोई गलत चीज है तो आप विनम्रता पूर्वक आप उसे अस्वीकार कर दीजिएगा कि हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन इस लेख में जिस बल की बात की गई है वो सिर्फ ताकतवर के इस्तेमाल कर सकते हैं, यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। इसके लिए सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है, सत्याग्रही अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता है, अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। ना तो सत्याग्रह के जो करने वाले लोग हैं ना दूसरों के प्रति अपनी द्वेष भावना रखता है, ना उसको नुकसान करने की कोशिश करता है, ना नुकसान पहुंचाता है ना उसको मारता पीटता है, ना हिंसा कार्य नहीं करता है। तो ये सारी चीजें इसमें है। सत्याग्रह को शुद्ध आत्मबल की आवश्यकता होती है। सत्य ही आत्मा है, यानी कि सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्य की आत्मा का क्या है, सत्य ही आत्मा का क्या है, आधार है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। आत्मा कैसी होती है बेटा, ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है, अहिंसा कैसा है बेटा, सर्वोच्च धर्म है। महात्मा गांधी कहते हैं अहिंसा जो है आज भी मानना है लोगों का क्या, हम सभी लोगों का, ये अहिंसा कैसा है, सर्वोच्च धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत विनाशकारी शत्रुओं के मामले में ब्रिटेन तथा यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास हथियार बहुत अत्याधुनिक हथियार थे हैं, और हम लोग क्या करते, देवी देवता की पूजा करने वाले लोग थे, ठीक। अब वो लोग हथियारों से लैस थे, ठीक। हम लोग कहते भैया बजरंग बली बचाए लो, शंकर जी बचाए लो, ये आरती लो, ये सारे काम हम लोग उन पे करते, देखो दिया गया। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे और सब हथियारों को लैस हो सकते थे, जा रहे थे, और भारत करोड़ों लोग लेकिन कभी हथियार नहीं चला सकते थे, उन्हें अहिंसा के धर्म को आत्मसात करना पड़ा, ठीक। ये जी, आइए अब यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत था। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कैसे, बने रहिएगा, कोई भी हिलेगा नहीं, अगर कोई भी हिला तो बताएंगे हम तुम लोगों को। सभी लोग चैनल को बराबर अपने अपने दोस्तों को साथ में और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे लगे कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और क्लास को स्टार्ट हुए कितनी देर हो चुकी है, 23 मिनट हो चुका है। तो देखिएगा, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भारत आने के बाद 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़े जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। फसल खराब हो जाने तथा प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान जमा करने की अवधि में ढील चाहते थे। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच पहुंच करके आंदोलन किया। ये क्या था, जैसे आपको चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो बेटा ये 1917 में होता है, 1917 में होता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या किया जाता है कि एक बिहार के जो नेता थे उस समय के, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से अनुरोध किया और कहा कि किसानों की थोड़ी समस्या है, तिनकटिया पद्धति होती थी, नील की खेती अंग्रेज लोग जबरदस्ती करवाते थे, तो आप जाकर के उनकी समस्या को सुन लीजिए। नील की खेती करने वाले अगर आपने 10-12 साल तक नील की खेती की तो वो जमीन कैसी हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, ठीक। और वहां पर खाने पीने के लाले पड़े, और तुम नील नील थोड़ा ना आदमी खाएगा, नील तो ये ले जाते थे अंग्रेज, और कपड़ों में वहां नील लगे हुए कपड़े पहनते थे लोग, पहले नील के चलते थे, जैसे आज के टाइम चलता उजाला, व्हाइट कपड़ों में लगाया जाता। तो ये लोग जब इन्होंने जाकर के महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है हम आकर के समस्या को देखेंगे, तो महात्मा गांधी जी 1917 में महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं बिहार चंपारण, और जब वो देखते हैं तो वास्तविक जो समस्याएं थी वो जायज थी। तो महात्मा गांधी जी ने वहां पर पहला सत्याग्रह किया था, यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहा किया था,
तो बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? तो 1917 में। याद रखना, ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, वैसे भी पूछ लेता आपसे। और उसके बाद में 1918 में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए वहां पर भी आंदोलन उन्होंने किया है। खराब फसल हो गई, टैक्स बढ़ा दिया गया और टैक्स कह दिया गया इतना ले गए। एक तो फसल भी नहीं हुई, फसल भी चली गई, चौपट हो गई, ऊपर से टैक्स और बढ़ा रहे अंग्रेज लोग। उसके बाद अहमदाबाद में सूती मजदूर कपड़ा मिल जो था, उसमें क्या किया गया था, तो वहां पर कहा गया था कि बोनस देंगे। और ब्लैक की बीमारी के समय भी मजदूर लोग बेचारे अपनी जान हथेली में रख करके नौकरी कर रहे थे। और जब ये प्लेग की बीमारी का दौर खत्म हुआ तो कहा गया भैया प्लेग बोनस दीजिएगा, तो बोनस देने से मिल मालिक ने मना कर दिया। फिर जाकर के यहाँ पर जाकर के महात्मा गांधी जी ने वहां पर आंदोलन किया और जाकर के और वो बोनस दिलवाया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। और सत्याग्रह का सिद्धांत आज कैसा प्रासंगिक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सत्याग्रह का निम्नलिखित सिद्धांत आधुनिक विश्व के संघर्ष को हल करने की आज भी प्रासंगिक है। क्या क्या हो सकता है? देखो, हिंसा के रास्ते पर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, यानी कि आप आज भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये देखिए, आइए चलो देखो, इसमें रॉयल एक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, रॉयल एक्ट क्या था? एक कानून बनाया गया। एक कानून क्या बनाया गया था कि अंग्रेजों ने 1919 में कानून बनाया था जिसका नाम था रॉयल एक्ट। तो उस कानून में क्या होता था कि ना तो किसी भी यानी कि लोगों को शक के आधार पर अंग्रेज लोग उठा लेते थे, यानी कि बुरी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती थी और उसे प्रताड़ित करती थी। और ये भी नहीं बताते थे कि अभिभावकों को, गार्जियन को, ये किस वजह से किस कारण पकड़ा गया है और कहाँ किस जेल में है, समझे? तो इसे कहा जाता था बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा जाता था, इसे काला कानून कहा जाता था। तो रॉयल एक्ट पारित किया गया था, हाँ, क्योंकि भारत की एकता को खंडित करने के लिए कि आंदोलनकारी ज्यादा से ज्यादा खौफ में रहे, एक दहशत पैदा करने के लिए क्या किया गया था, रॉयल एक्ट पारित किया गया था। तो उसका विरोध फिर होता है जब तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा होगा। तो देखिएगा, ये सत्याग्रह आंदोलन की सफलता में उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के अंतर्गत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना, देखिएगा, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से क्या किया, नागरिकों का साथ देता। हाँ, अवज्ञा चलाते हैं। 6 अप्रैल को यह हड़ताल के रूप में शुरू होना था। विभिन्न शहरों में जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़तालों पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार में चिंतित रेलवे तथा टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधा भंग हो जाने की आशंका से भारतीय भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं की हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी, गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर क्या मिल जाए, दे दी जाती पाबंदी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। यानी कि पंजाब में बेटा क्या था, मार्शल लॉ लागू था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के वहां के लोगों को, वहां के लोकल लोगों को नहीं पता था। अब बात, एक घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, ये कब होता है? तो देखो, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन
अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा काफी लोग सरकार द्वारा किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था तथा केवल एक ही गेट बेटा था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ में आकर के क्या किया? गोलाबारी, गोलियां चलवा दी। तो देख कि जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ में वहां पहुंच जाता है और उसने मैदान से बाहर निकलने के एकमात्र गेट को बंद कर दिया। उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और ये बात किसने बोला? जनरल डायर ने बोला। जनरल डायर ने कहा कि हम ऐसा भाव पैदा करना चाहते हैं जिससे लोगों को बीच में खौफ हो। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की सूचना लोगों तक पहुंची, उत्तर भारत के अनेक शहरों में लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरने लगे। जगह जगह पर हड़तालें होने लगी, लोगों और पुलिसों के बीच झड़पें होने लगी और सरकारी इमारतों पर हमला होने लगे। इन कार्रवाइयों को कुचलने के लिए सरकार ने निर्ममता का सहारा लिया और लोगों पर अपमानित तथा आतंकित करने का शुरू कर दिया। यानी कि लोगों को खौफ बनाने के लिए इन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी प्रारंभ कर दी। ठीक। अब बात आती है खिलाफत समिति का गठन। खिलाफत समिति का गठन किस तरीके से हुआ? देखो, रॉयल एक्ट कानून एक बड़ा आंदोलन होने के बावजूद मुख्यतः शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी जी ने इच्छा संपूर्ण भारत में और अधिक जनाधार वाले आंदोलन को खड़ा करने की थी, लेकिन वह मानते थे कि ऐसा कोई भी आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाए बिना नहीं चलाया जा सकता था। वो चाहते थे कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का या शायद साथ नहीं देंगे तो वो फिर वो हमारा भी नहीं साथ देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन में पुरजोर तरीके से महात्मा गांधी जी ने किसका साथ दिया? मुसलमानों का साथ दिया। ठीक, यहाँ तक बात आई। अब देखिएगा कि उनका अनुसार खिलाफत का मुद्दा दोनों समुदायों को नजदीक ला सकता है। उनका अगर अगर ऐसा होगा तो दोनों लोग हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे और खिलाफत तभी वो साथ ही दोनों चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। अब चारों ओर अफवाह फैल चुकी थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा को शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया गया? बंबई में एक खिलाफत समिति का बेटा क्या किया गया? गठन किया। अरे कहाँ हो सबके सब? हाँ, प्रथमेश विकास। चलो, तो कौन थे इसमें? मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। 1900 सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं से इस बात के लिए सहमति ले ली थी। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था। तो एक दूसरे के लिए ये जरूरी भी था कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारा कैसे साथ देंगे। तो एक दूसरे का साथ बहुत ही जरूरी था।
असहयोग आंदोलन ही क्यों? देखिएगा, असहयोग आंदोलन ही क्यों? देखो, गांधी जी ने 1919 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, देखो आ गई, हिंद स्वराज की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो सकती है। अगर भारतीय सहयोग ना करते तो अंग्रेज कभी भारत पर हुकूमत नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल उन्होंने 100% सही बात है। हाँ, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का बेंट न पड़ा हो तो लकड़ी नहीं कटेगी बेटा, है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि भारतीयों ने पुरजोर तरीके से अंग्रेजों का क्या किया, साथ दिया, सहयोग किया, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कही, कोई झूठ नहीं कहा, बोला कहा कुछ, हाँ, कि अगर एक साल के भीतर अगर भारतीय, कोई भी भारतीय किसी भी तरीके से, पुलिस अपना अंग्रेजों का साथ ना दे, वकील अपना ना दे, किसान अपना ना दे, समझे, हर एक कर्मचारी शिक्षा क्षेत्र में या कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, अंग्रेजों का बिल्कुल ना साथ दे, तो एक साल जब होगा, एक साल के भीतर अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, अपने आप चले जाएंगे, ध्यान रख। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? इस संबंध में गांधी जी का सुझाव था कि यदि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायकी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम सारी चीजें होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से और सीक्वेंस तरीके से ये सब काम करना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस तरीके से ये काम करना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। देखिएगा फिर क्या हुआ। यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक विनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे। असहयोग आंदोलन के संबंधित प्रस्ताव और कार्यक्रमों से कांग्रेस के कई नेता संकटित सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में संकोच कर रहे थे। उन्हें डर था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर में से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन समर्थक और विरोधियों के बीच में किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पा रही। आंदोलन के भीतर अलग अलग धारा, ठीक, अलग अलग धाराएं थी। ग्रामीण क्या लोगों के लिए आंदोलन अलग था, शहरी के लोगों ने आंदोलन अलग अलग किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरीके से ये किया जाए, जान लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, यानी धीरे धीरे शहरों में होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन फैलता गया, ठीक। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे शहरों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन फैलता गया। पहले विश्व युद्ध के बाद में आदिवासी और किसानों ने जो आंदोलन हो रहे थे वे सभी असहयोग आंदोलन में ही समाहित थे। संक्षेप में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए किसानों और आदिवासियों के विद्रोह को निम्न विवरण के आधार पर समझ सकते हैं। देखो कौन कौन से, कि अवध के किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान, अवध के किसानों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया था? तो सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया था।
बाबा रामचंद्र किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने से पूर्व फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे और जिसे कहते हैं कि बाहर जाकर के एकदम बंधुआ मजदूरी टाइप के करते थे गिरमिटिया लोग के रूप में कार्य कर चुके थे। इनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। जो देखो अंग्रेज लोग भी शोषण कर रहे थे और बड़े-बड़े जमींदार लोग भी भारत के गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। तो लोग परेशान थे। एक तो अंग्रेजों से परेशान थे और एक जमींदारों से परेशान थे। जो किसानों से भारी भरकम लगान और विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। पट्टेदार के रूप में इन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। इन्हें कई बार-बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका अधिकार स्थापित ना हो सके। वे अपना इन्हीं समस्याओं को लेकर के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार समाप्त हो तथा दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। विरोध स्वरूप किसानों ने जमींदारों को सुविधाओं से वंचित करने के लिए अपनी पंचायतों में नाई धोबी बंद का निर्णय भी लिया। बात आती है अवध किसान सभा का गठन। अवध किसान सभा का गठन किसानों के इस बहिष्कार विरोध के जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। गांव के नागरिकों में से बातचीत की और उन्हें कष्टों को समझने का प्रयास किया। उनके कष्टों को समझने का क्या किया? प्रयास किया। इसके पश्चात अक्टूबर 1920 में नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेताओं के द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया। ठीक, कब किया गया? 1920 में। इस माह में अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में इस संगठन की 300 से भी अधिक शाखाएं बन गई थी। ताल्लुकदारों और व्यापारियों पर हमले समय-समय पर होते गए। और बगानों में स्वराज। चलो हाँ। सब बिना वक्त आंदोलन की ओर, यहाँ से ये चीज समझ लें। ठीक, कहाँ जा रहे भाई? अभी तो चैप्टर अब चल रहा है अभी तो। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 तक पूरे देश में तेजी से फैल चुका था। लेकिन अचानक चौरी चौरा स्थान पर भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? तो ये बेटा गोरखपुर। गोरखपुर ये कहाँ? यूपी, जहाँ से बाबा जी आते। वहां पर क्या किया गया? पुलिस वालों ने उनके जुलूस को रोकने की कोशिश की। उन क्रांतिकारियों और जुलूस आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई, तो उन्होंने गोलीबारी की। तो फिर जवाबी कार्रवाई तो दोनों तरफ से होनी जायज बिल्कुल तय थी। तो इन्होंने भी क्या किया कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। उस आग के हवाले कर दिया तो कई सारे पुलिसकर्मी, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों की पुष्टि होती है कि जिंदा जला दिए जाते। इससे महात्मा गांधी जी परेशान होते, दुखी होते और बाद में क्या करते हैं कि 5 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन को वापस बुला लेते। अगर वो असहयोग आंदोलन को वापस ना बुलाया जाता या खत्म ना किया जाता तो उसी समय भारत को आजाद होने के चांस दिख रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोग परेशान हो गए। मगर महात्मा गांधी चूंकि हिंसा के पुजारी थे नहीं, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें खून खराबा नहीं चाहिए। ठीक, हिंसा का मार्ग हमें नहीं अपनाना। आगे क्या दिया? आंदोलन के इस हिंसक रूप को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता अब तक लगातार हुए जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1920 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर गठित की गई प्रांतीय परिषदों
के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रांतीय परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं। करो भाई ब्रिटिश नीतियों का विरोध, किसने मना किया भाई? देखो आवश्यकता सुधारों की वकालत कर सकते हैं। साथ ही इन परिषदों के सदस्यों के रूप में इन परिषदों में ब्रिटिश सरकार को यह भी बता सकते हैं कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का क्या किया? गठन कर डाला। 1923 में किया था गठन। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता अधिक उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए। ये लोग कहते थे ये भाई नया नया खून था, ठीक है। अंग्रेजों ने कांग्रेस में होने वाली अंदरूनी बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल के रख दी। इसमें पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का, जो 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के उपरांत तो पूरी तरह धराशायी हो गया। इसके कारण कृषि उत्पादों की मांग गिर गई और निर्यात में कमी होने लगी। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि किसानों को अपनी फसलें बेचना और लगान को चुकाना भी मुश्किल हो गया था। 1930 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों को भारी समस्या के दौर से गुजरना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि से ब्रिटेन की कई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। कब किया था? 1927 में किया। और भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करना और अपने अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे ससुरे कौन थे? अंग्रेज थे। जब सबके सब अंग्रेज थे, उन्हें ही हैं चोर चोर मौसोरे भाई, सभी लोग वही लोग थे। वो तुम्हारी नीतियों को अच्छी बताएंगे, मैं तो कहेंगे सब बढ़िया है, और तुम्हारा और खून चूसने वाली नीतियां बनवा के वहां से भिजवाएंगे। ठीक है। तो इसका विरोध किया गया। इसी विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और पूरे देश में इसका विरोध किया जाता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं और साथ साथ में जब ये विरोध बहुत व्यापक तरीके से किया जाता है तो बम्बई में लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की जाती हैं और उनकी बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक। आगे देखिएगा। अब ये दिया गया सन 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। यानी कि मुस्लिम लीग पार्टी ने भी भाग लिया और कांग्रेस ने भी भाग लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमेनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। भाई डोमेनियन या उपनिवेशिक भारत हम बनाएंगे। ठीक। उन्होंने इस बारे में कोई कई समय सीमा भी नहीं बताई, समय सीमा नहीं बताई कि हम बना देंगे, डोमेनियन कर देंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भाई गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है 30, 31, 32 में। 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, राउंड टेबल सम्मेलन। इस प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी नेता संतुष्ट नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार रेडिकल खेमा अचानक रुख अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमेनियन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। फिर इस खेमे का अपना प्रभाव कम होता जा रहा था। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर, देखो ये बहुत यहाँ से बहुत पूछा जाता है, रावी नदी के तट पर क्या किया जाता है? झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की बात की जाती है।
ठीक, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक 44वां संविधान अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मान लिया जाता है और 26 जनवरी 1930 को यह यानी कि पहली बार जो झंडा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहरा करके हमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, ऐसा है कांग्रेस समिति के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे उस अधिवेशन में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कांग्रेस का जो प्रतिवर्ष अधिवेशन किया जाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 44वां संविधान अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में किया गया। ठीक, यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी मेरे बच्चे? जीना है तो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिएगा, ये देखो, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ। प्रत्येक भारतीय भोजन शैली में नमक का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। ऐसा कोई खाना है बेटा जिसमें नमक का प्रयोग ना किया जाता? नमक के बिना आप रह सकते हैं क्या? सॉरी, तो नमक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसका प्रयोग एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में देश को एकजुट करने के लिए किया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र के माध्यम से 11 मांगे पूरी करने का आग्रह किया। उसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक विभिन्न तबकों को जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण मांग नमक टैक्स की थी, नमक कर को समाप्त करने की थी। नमक का प्रयोग भोजन के सभी निर्धन और धनवान करते हैं। नमक का प्रयोग तो बेटा सभी लोग करते हैं, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? तुम लोगों का मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम है नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ से। उत्पादन से सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाता है। वे मानते थे कि यह ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू है। महात्मा गांधी जी ने इस पत्र में चेतावनी रखी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। वायसराय झुकने के लिए तैयार नहीं हुए, अतः गांधी जी ने अपने 7 विश्व स्वयं सेवक के साथ नमक दांडी यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 204 मील दूर स्थित दांडी जाकर के दांडी पर जाकर के समाप्त होनी थी। गांधी जी ने टोली ने प्रतिदिन 10 मील की पैदल यात्रा 24 दिन में पूरी की, यानी 10 मील रोज पैदल चलते थे ये लोग। कितने लोग थे? 7 लोग थे। वहां हजारों लोग गांधी जी का भाषण सुनने के लिए एकजुट हुए। गांधी जी ने अपने भाषण में स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने, यानी अंग्रेज जो कहे वो कहना बिल्कुल ना माने। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंच करके क्या किया? समुद्र का पानी उबाल करके नमक बनाना शुरू करके कानून का उल्लंघन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसे दांडी यात्रा के नाम से स्मरणीय मनाया गया। ठीक, दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है? वही सारी चीजें बेटा, सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का वही पूरी चीजें होती है। प्रारंभ किस तरीके से होता है कि दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से भिन्न था। इसमें अंग्रेजों के सहयोग करने के स्थान पर औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने पर बल दिया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा। सरकारी नमक बनाने कारखाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने पैकेटिंग होनी शुरू कर दी गई।
किसानों के लगान और चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया। गांव में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिया। वनवासियों ने वन कानूनों को तोड़ डाला। वे लकड़ी बीनने व मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ठीक। हाँ, ये कानून सब अंग्रेज अपने फायदे के लिए बनाते थे। अब बात यहाँ से उठाते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने और अरविंद में समझौता जाने पर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया है। समझौता जब मान लिया तो वापस ले लिया। गांधी इरविन समझौते के आधार पर गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। दिसंबर 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुके थे। वार्ता बीच में ही टूट गई थी, अतः उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। भारत वापस आने पर गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने कठोर दमन चक्र चला रखा है। गफ्तार खान तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था। सभाओं और प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के मध्य महात्मा गांधी जी ने साविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा प्रारंभ करने की प्रयास किया 1934 में। ये देखिएगा। हाँ, ये पढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में क्या 1930 में क्या होता है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। वे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। इस सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनका गांधी जी के साथ में गहरा विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई, मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात हो गई, ठीक है। और जब दलितों की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा अगर तुम ऐसा करोगे, भाई उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार ने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र हम दे देते। मगर गांधी जी ने कहा अगर ऐसा किया तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वे समाज में विघटन नहीं चाहते थे। अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान करके 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अनुसार विधायी परिषदों में दलितों की सीटों में आरक्षण का लाभ दे दिया। भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूरी बना रखी थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कट गया, क्योंकि कांग्रेस हिंदू महासभा से जुड़ गई थी। हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ जाने से दोनों समुदाय का उग्र धार्मिक जुलूस निकलने लगा। इसके कारण शहरों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक टकराव का दंगा होने लगे। प्रत्येक दंगे के साथ इन लोगों के समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। भाई, दुनिया बढ़ती जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पुनः गठबंधन करने का प्रयास 1927 के बाद ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में मध्य एकता हो। जी। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या होता है, ये बात और समझ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्या, क्रिस्ट मिशन जो आया था 1942 में, क्रिस्ट मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से भारत में व्यापक आंदोलन को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया गया।
वर्धा में 14 जुलाई 1942 में अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 क्या है 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो एन मरो का नारा दिया, भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालों और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। इस आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान सभी हजारों साधारण लोगों में हिस्सा, इसमें नेताओं की भी सक्रिय भागीदारी भी थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसी बंगाल में बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के देखो किस तरीके से जुलूस निकल रहा है। अब देखिएगा कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ घटनाओं के बारे में, बस ज्यादा लंबा नहीं है, बस खत्म कर रहे हैं। 1905 में बेटा क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है और लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय, लॉर्ड कर्जन। 1916 में लखनऊ समझौता होता है, होम रूल आंदोलन भी होता है, एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है, जिसमें मुस्लिम लीग और भारत यानी कांग्रेस दोनों आपस में मिलते हैं। 1907 में क्या होता है, चंपारण 1907 नहीं बेटा 1917 है। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। 1918-19 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट आता है, खिलाफत आंदोलन आता है, बाबा राव का आंदोलन भी होता है। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन, जबकि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना होती है, असहयोग आंदोलन की वापसी होती है। 1929 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, ये महात्मा का नाम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये मांग रखी जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग। 1930 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, नमक कानून थोड़ा सा विनय भाग्य आंदोलन शुरू किया। गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1931 में। 1932 में बेटा पूना पैक्ट समझौता होता है महात्मा गांधी जी के साथ भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। 1934 में साविनय वाघ की समाप्ति होती है। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और अंत होता है। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की जोर शोर से मांग प्रारंभ की जाती है। 1942 में कृष्ण मिशन और अंतरिम सरकार बनती है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। 1950 में भारत में नए संविधान को लागू किया जाता है। बोलो भारत माता की जय। हो गया। हाँ, इस तरीके से आज का चैप्टर बेटा यही होता है क्लोज। फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में नए जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम, राधे राधे और गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी लोग क्या करेंगे, 5-5 अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। ठीक, ओके, गुड नाइट।